बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, आप सभी लोगों का अभिनंदन। आज के सेशन में इस महामैराथन क्लास में मैं डॉक्टर ललित आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, कर दो लाइक और आगे कर दो शेयर, जिससे कि लगातार आपको इस तरह के वीडियोज हमारी तरफ से डेली मिलते रहें। तो चलो शुरुआत करते हैं सेशन की। बात हो गई है आगे स्टार्ट और देखते हैं पहला प्रश्न क्या आ रहा है आपके पास। सब लोग तैयार? अप टू द मार्क, यस के नो? सब जोश में आ जाओ, जागो, उठो और तेजी से सवाल करने की कोशिश करो। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना हो तो कोण क्या है? सवाल बड़ा आसान है। यानी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो द एंगल इज व्हाट? एंगल क्या होगा? ए 50 डिग्री, बी 40 डिग्री, 3 45 डिग्री या 4 35 डिग्री। तो सब लोग तैयार हैं? 35 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मैं चाहूंगा जवाब मिले और आपके जवाब तुरंत तेजी के साथ यहां पर कमेंट सेक्शन में आ जाने चाहिए। गुड आफ्टरनून पिंकी जी, वेलकम। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक कोण का संपूरक कोण, पहले ये समझ लो, ये पता है ना सबको, इसका मतलब क्या होता है? ई का मीनिंग क्या होता है भैया? कि जब दो कोणों को जोड़ा जाए उनका टोटल 180 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं संपूरक, जिसको आप सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ये होता है कोटि पूरक। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जब दो कोणों को जोड़ा जाए और उनका टोटल 90 डिग्री हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहां पर सवाल आपके सामने है, इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग क्या है? इसके बाद क्लास इंग्लिश का होगा। ओके कांक्षा, तो क्या देखते हैं? तो यहां पर आपने देखा a प्लस बी 90 डिग्री, a प्लस बी। अब उसने कहा कि वो सपोज कोण x है फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा तो इसका संपूरक कोण क्या होगा? आपने कहा 180 माइनस एक्स, यही तो होगा 180 माइनस एक्स। भाई 180 में से आप x घटा दे तो जो बचेगा वो उसका संपूरक हो जाएगा। सेम कंडीशन में इस कोटि पूरक की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? 90 में से x घटा दो, यही तो कहानी थी। अब सवाल क्या है कि 180 माइनस का x कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस का x। ये बेसिक से करा रहा हूं, आप सीधा ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो कितना हुआ? आपने सिंपल करा, 180 माइनस का x इज इक्वल टू 270 माइनस का 3x। इसको इधर ले आए तो 2x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 45। तो वो डिग्री जो है 45, वो कौन कौन सा है? वो 45 डिग्री का है। इज इट क्लियर? यस के नो? विमलेश कुमार साहू, सर मेरा नाम क्यों नहीं लिए? अरे विमलेश जी, अब आपका नाम ले लेंगे, आप चिंता क्यों करती हैं? ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर सवाल है। आप इसको कैसे कर सकते थे? इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखो ऑप्शन से करके दिखाता हूं कैसे। उसने कहा संपूरक कोण 50 का संपूरक कोण 130, क्योंकि दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, और इसका कोटि पूरक कोण 40, क्योंकि दोनों का 90 डिग्री होना चाहिए। क्या 40 का 3 गुना 130 है? नहीं, गलत है ना, क्योंकि 40 का 3 गुना तो 120 होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसको देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन को। तो आप सीधा ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, 40 का सप्लीमेंट्री 140, क्योंकि 180 हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री कितना हुआ? आपने कहा 50, 50 और 40 90। तो अभी 50 या 150 होने चाहिए, 140 है, ये भी 3 गुना नहीं है, तो इसको भी कट कर सकते हैं कि नहीं? यस, ये भी सही नहीं बट रहा, हटाओ इसको भी। इसको देखते हैं, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 135, सप्लीमेंट्री क्योंकि 135 और 145 सॉरी 135 और 45 कितना होगा? आप कहेंगे सर 180, और इसका 180 तो ये हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? यानी पूरक कोण 45 45 90। तो क्या 45 का 3 गुना 135? आपने कहा बिल्कुल सही, तो यही जवाब होगा। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते थे, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। आप चाहें जैसे कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बढ़िया। एक और सवाल ये रहा आपके सामने, वन मोर क्वेश्चन। एक आयतकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। बहुत ही आसान सवाल है और जनरली एग्जामिनेशन में, परीक्षाओं में ये आने वाला सवाल है और बहुत बार ये सवाल आया भी है, तो चाहूंगा जवाब मिलेगा। ये रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। A path around 2.5 meter wide has been formed outside the park.
एरिया ऑफ द रोड इज व्हाट। तो देखते हैं। हेलो, कैसे हैं प्रमोद जी, वेलकम। सवाल को समझते हैं। देखो, एक आयताकार पार्क था, चलो मैं इधर पार्क बना देता हूं पहले। ये हो गया आयताकार पार्क, इज इट विजिबल ना। उसने कहा इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर 2.5 मीटर लंबा चौड़ा रास्ता है। तो एक चलो इसका रास्ता हो गया 2.5 मीटर वाला, इसके चारों ओर। इट इज विजिबल ना, ओके वेरी गुड। अंदर की जो मापें थी वो क्या है, ये 45 था और ये 30 था। और बाहर की मापें कितनी है, क्योंकि ये 2.5 इधर है इसलिए मैं कलरफुल करके दिखा रहा हूं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। क्योंकि ये रास्ता 2.5 इधर 2.5 इधर 2.5 ऐसे 2.5 ऐसे 2.5 मीटर ऐसे ऐसे है ये। यानी अगर मैं इस वाली लेंथ की बात करूं यहां से यहां तक की, तो आप क्या देखते हैं, आपने कहा कि सर क्या देखते हैं कि 30 तो ये था, 2.5 5 ये हो गया, तो 2.5 ये 2.5 ये, और यहां से यहां तक का पहले से वाइट वाला 30 था ये। तो कितना हुआ 30 + 5, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी 35। ऐसे इसको देखे 45 इधर था, 2.5 इधर 2.5 इधर, तो कितना हो गया 45 + 2.5 + 2.5 = 50। तो अब आपके सामने क्या दिख रहा है, आपने क्या देखा कि ये जो अंदर वाला पार्क है व्हाइट वाला, दिख रहा है ना व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाले की लेंथ 45 और 30 है। ये जो बाहर येलो वाला आपको दिख रहा है ऑरेंज वाला, इसमें क्या देखा आपने, इसमें देखा इसकी माप 50, इसकी माप 30 है। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले बड़े रास्ते से इस छोटे वाले रास्ते को घटा दूं तो आप क्या कहेंगे। अगर मैं इस पूरे बड़े वाले से छोटे वाले को निकालूं तो ये सिर्फ रास्ते का एरिया मुझे दिखेगा ये वाला, और ये तो मुझसे पूछ रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने इस बड़े वाले से छोटे वाले को निकाला और मुझे रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बहुत बढ़िया। तो बस मैंने वही काम किया। तो अगर मैं व्हाइट वाले की बात करूं, व्हाइट दिखना ना आपको, व्हाइटिश, इसका करूं तो कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या है, छोटे का क्षेत्रफल कितना हुआ 45 × 30, यानी आपने कहा 1350। ठीक है ना। बड़े वाले की बात करते हैं। बड़ा की माप क्या थी, आपने कहा 50 और 30, सॉरी 30 35 और 50, तो 35 × 50, ये कितना हो गया, आपने कहा 0 5 5 25 5 3 15 1750। तो यानी इस बड़े वाला जो ये ब्लू येलो वाला है इसका एरिया 1750 है, व्हाइट वाले का कितना है 1350 है। अगर मैं 1750 बड़े वाले में से इस छोटे वाले का व्हाइट वाले का घटा दूं तो कितना बचेगा रास्ते का ना, 400 मीटर स्क्वायर होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, समझ में आया, यस के नो, क्लियर है भाई। 400 आंसर क्यों आया, और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसी वजह से इस सवाल को मैंने इतना समय लेकर आपको समझाया है। मे बी ये सवाल आपके लिए बहुत बेहतरीन सिद्ध होगा, आपको समझ में भी आया होगा। जल्दी से करिएगा, आगे बढ़ता हूं मैं चाय की चुस्की के साथ, आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका, आप ले सकते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो यू कैन टेक, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे, कितना आसान सवाल है, चुटकी चुटकी बजाओ और आंसर पाओ वाला सवाल। क्या था, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल हैव ए रेशियो ऑफ 2:3:4। द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल विल बी व्हाट। तो 30 60 90 20 40 120 40 60 80 30 90 60। जल्दी से जवाब चाहिए, तेजी के साथ बढ़ जाओ, कूद जाओ मैदान में, आंसर चाहिए एकदम धड़ाके के साथ। देर किस बात की है, यस गाइस भाई, रुके ना तू झुके ना तू, आगे बढ़ता चल, ये सुना ना आपने। तो चलो आगे देखते हैं क्या है। आप सभी जानते हैं ये होता है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के इन तीनों अंतः कोणों का टोटल होता है 180। सब जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का टोटल 180 होता है। उसने कहा ओके, उसने कहा त्रिभुज के कोण दे दिया आपको, एक 2 है अनुपात में, एक 3 अनुपात में, एक 4 अनुपात में। अगर इन सबको मैं जोड़ दूं तो 4 3 7 और 2, तो 9 टोटल अनुपात हुआ, और एंगल है 180 के। तो एक अनुपात किसके बराबर हुआ, आपने कहा 180/9।
9 दूनी 18, 20 के बराबर हुआ। तो 1:20 के बराबर है। जब 1:20 के बराबर है तो 2 अनुपात कितने हुए? सब में 20 की गुणा, सभी में 20 की गुणा करोगे ना आप, तो क्या बना? 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 चौके 80। तो राइट ऑप्शन कौन सा समझ में आया? आपने कहा ऑप्शन नंबर 3 सी। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया जवाब, लाजवाब, बहुत बढ़िया, सुपर 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 सेशन चल रहा है, बहुत अच्छे से आपके जवाब आ रहे। इसी तरह से जवाब देते रहेंगे तो हम एक दिन बहुत आगे जाएंगे, चिंता नहीं करने का। एक और सवाल आपके सामने रख रहा हूं, इजी। चलो देखते हैं कौन देखता है इसका जवाब। सबसे फास्ट कौन जवाब देगा? जागो, नींद से उठो, सोने का समय नहीं है, युद्ध करने का समय है सवालों के साथ। जल्दी से उठो और बताओ इसका जवाब क्या देना चाहोगे। दो संख्याओं का मैं से 13 और लैस है 1989, 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? HCF of two numbers is 13 and LCM is 1989. If one of the term is 117, then the other number is what? बहुत ही अच्छा सा सवाल है, चाहूंगा मिले जवाब। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स डू इट गाइस। जवाब 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 चाहिए मुझे आप लोगों का जवाब तेजी के साथ। तो देखते हैं जवाब कितना आसान था। आप सभी जानते हैं ना, मैंने आपको बताया भी था कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है ना, सब जानते हैं ना। यानी A पहली संख्या, B दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ये होता है। अब यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा दो संख्याओं में से एक संख्या भाई साहब हमें दी हुई है 117, कोई बात नहीं है, 117 मल्टीप्लाई B का नहीं पता, HCF आपको पता था 13, LCM भी पता था 1989। तो भाई कितना आसान सवाल था बताओ। B बराबर निकालना था 13 मल्टीप्लाई बाई 1989 अपॉन 117। 13 का 9 बार कितना होता है? 13 निम्मा 117। बहुत बढ़िया जवाब आने लगे प्रियंका, बहुत बढ़िया। एहसान रजा, वीपी सिंह, वेरी नाइस ऑफ यू। तो 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो भाई 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो उत्तर आया 221। बड़ा ही सुंदर 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 समय पर सुंदर सुंदर से जवाब आप जब देते हैं ना, तो यहां पर बड़ी खुशी होती है, ये बहुत खुश हो जाता है। नीचे मत जाना, यहां तक बस, फेफड़ों तक। हाँ, फेफड़ा बड़ा खुश होता है मेरा। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नया सवाल क्या होगा। ओके, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 60 मीटर गुणा 40 मीटर गुणा 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है, एक वेयर हाउस है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है? There is a cuboid warehouse measuring of 60 meter into 40 meter into 30 meter. How many cubic boxes can be kept in this warehouse if the volume of one box is 0.8 meter cube? सर क्लास कब तक चलेगा? ये चलता रहेगा, ये तो अनंत प्रोसेस है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरी क्लास के बाद एक क्लास और होगा, उसके बाद हम क्लास का स्वाहा कर देंगे। ये तो 10 से ये 6 घंटे का क्लास होता है। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आपका सवाल यहां पर लिखा हुआ है, जवाब मैं चाहूंगा तेजी के साथ मिले। चलो समझते हैं। अब देखो मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। 60 मीटर ये घनाभाकार है, ये होता है घनाभाकार। घनाभाकार ऐसे तो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, लेकिन आमने सामने की बजाय बराबर हो, जैसे माचिस की डिब्बी, आपका कमरा। उसने कहा घनाभाकार गोदाम है जिसकी लंबाई कितनी है? 60 मीटर की है, 40 मीटर की और 30 मीटर की, ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। उसने कहा इसमें कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं अगर एक बॉक्स का वॉल्यूम, यानी ऑलरेडी वॉल्यूम दे दिया है, यह लंबाई चौड़ाई नहीं दी है, कंफ्यूजन करने के लिए दिया है बस, क्योंकि यहां पर हम कई बार कर देते हैं गलत। तो इसका 0.8 मीटर क्यूब इसका ऑलरेडी वॉल्यूम ही दे दिया है। तो अगर मैं इस बड़े वाले
वेयर हाउस के वॉल्यूम में इस एक डब्बे के वॉल्यूम का डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा ना कितने डब्बे आएंगे। यही तो करना होगा और यही आपने किया। क्या किया आपने? कहा LBH होता है, LBH। यानी अगर मैं बात करता हूं क्यूबॉइड के वॉल्यूम की तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वो क्या है? वो है 60 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 30। और छोटे वाले बक्से का वॉल्यूम कितना है? 0.8। याद रखना इट्स 0.8, एक एज नहीं है। हम गलती में से क्या कर देते हैं 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंसर्ट कर देते हैं, जो आपको प्रॉब्लम करता है। तो वो नहीं करना, आपको क्या करना है 0.8 यहां पर लिखा। ओके, अब मैं इसको देखो यहां से 0 हटाता हूं, ये 0 बढ़ा लेता हूं तो 8 पंजे 40 होता है, 6 पंजे 30, 30 या 90, तो 90,000 बॉक्सेस रख सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके तो राइट ऑप्शन इज सी। एंड डी क्यों दिया? 72,000 क्यों दिया भाई इसमें? ये 72,000 काहे आया? और डी तो भैया सी ऑप्शन है। मालिक साहब सी दे दो, ऐसे कैसे कर रहे हो? हैं बस सी को छोड़ के सारे दे दिया आपने। मतलब सी से कोई दुश्मनी है कि नहीं भाई इसे ही नहीं देंगे, हमारा दुश्मन है, इसको दुश्मन के दुश्मन तू मेरा, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। सी ऑप्शन है नागिन और मैं हूं सपेरा। ऐसा कुछ चांस तो, ऐसा चक्कर तो नहीं है कोई? हाँ, ऑप्शन नंबर सी को देना था, आपने इसको नागिनी बना दिया है। हैं चलो बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। इज इट क्लियर नाउ? बहुत ही बढ़िया है। एक और सवाल बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है मुझे नेक्स्ट सवाल के लिए। ओके ओके हियर वी गो। अच्छा, कुछ मैथमेटिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो जाएं, वो भी आपको बहुत पसंद है। मुझे सुनने में आया था कि आपको बहुत पसंद है आलू के पराठे और पेडागोगी के क्वेश्चन। तो पराठे तो मैं दे नहीं सकता, क्वेश्चन ही दे सकता हूं, तो क्वेश्चन लो भाई, सवाल समझाओ। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ए, दैनिक जीवन में कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या ये सभी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। अरे यहां तो परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 ऑप्शन नंबर 4 हाजिर हैं। ये तो हाजिर हैं यहां पर। तो ये तो आपके लिए बहुत ही प्यारे हैं, इनसे प्रिय तो कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि जब भी प्रश्न में ये आपको दिख जाएं, समझ लेना कि भाई सबसे परम मित्र, जैसे कृष्ण जी को सुदामा प्राप्त हो गए हों, ये फीलिंग आने लग जाती है। क्योंकि कुछ ना आए तो किसी ने कहा था कि सभी उत्तर एकदम सही होगा। तो राइट ऑप्शन एकदम सही, आपका जवाब एकदम करेक्ट है, आपने सही विचार लगाया। क्योंकि अंकगणित का महत्व दैनिक जीवन में कार्य हेतु भी होता है, अंकगणित का महत्व मजदूरी व्यवसाय में भी होता है, अंकगणित का महत्व व्यवहारिक उपयोग में भी होता है। तो इसका मतलब सभी में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि बिना अंकगणित के, बिना गिनती के कुछ नहीं। कैसे लोगे पैसा, कैसे लोगे सब्जी, है ना। चलो हेलो धापू, कैसी हैं आप? एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, बड़ा प्यारा नन्हा सा सवाल है, दीजिएगा नन्हे सवाल को नन्हे की तरीके से आंसर। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है। अंकगणित, बीजगणित, सांख्यिकी, ज्यामिति इज द फर्स्ट डेवलप्ड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज अरिथमेटिक, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, जियोमेट्री। Which one is the correct answer according to your option? कौन सा जवाब आपका सही होगा? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तेजी के साथ दीजिएगा जवाब, मैं चाहूंगा लाजवाब सा कुछ हो ऐसा जवाब। बहुत बढ़िया से जवाब मिला। ए ए ए ए ए, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे से समझे। सर टाइम क्या है सर लाइव क्लास का? गायत्री, मैं बता देता हूं, मेरा क्लास 5 बजे चलता है लाइव, और मैराथन क्लास में 2 बजे लाइव, ठीक है। तो मैराथन में चलता है 5 बजे, सॉरी सिंगल इंडिविजुअल जब मैं लेता हूं 5 बजे लेता हूं, मैराथन में 2 बजे होता है। ओके, न्यू स्टूडेंट का कमेंट्स, अरे नहीं नहीं महिमा, कैसी बात कर दी आपने, आपकी महिमा अपरंपार है, आपको हम कैसे मना कर सकते हैं। स्वागत है महिमा आपका भी, एक बार सब लोग ताली बजाएं महिमा के लिए। ओके महिमा, अभी अच्छा है। ओके बढ़ते हैं। तो सवाल का जवाब मिला सी, यानी सांख्यिकी। पहले समझ लो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी चीज को बताने के लिए एक आधार होना बहुत जरूरी होता है, बेस बहुत जरूरी होता है। हालांकि बेस सिर्फ बेबी को ही पसंद नहीं है। अभी मैंने गाना सुना था कि बेबी को बेस पसंद है, वो बेबी को ही नहीं पसंद है,
वो बेस गणित वालों को भी पसंद है, क्योंकि बिना बेस के गणित भी नहीं होता, इसलिए बेस बेबी और गणित दोनों को पसंद है। तो आपको गणित में आना, बेबी के पास नहीं जाना है। क्या समझना है? गणित के पास आना है। तो बेस क्या निकला? वैदिक काल जानते हैं ना हम, वैदिक काल से धातु। ओके, फर्स्ट क्लास है। तो आपने देखा कि जो अंक गणित है वो कहीं ना कहीं से निकला होगा, सारे विषय निकले हैं। तो वैदिक काल में हम वेदों की बात करते हैं और हम जानते हैं कि वेद जो है सबसे प्राचीनतम सबूत हैं, प्रूफ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वेद में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? वेद में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आप कहते हैं सर सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है ना? ऋग्वेद ही तो है। और ऋग्वेद में शायद आपने जरूर पढ़ा होगा कि 1028 सूक्तियां हैं। तो भाई वो गिनती कैसे पड़ी? क्योंकि अंकगणित तो गिनतियों का खेल है। तो अंकगणित में सबसे प्राचीन सभ्यता में हम वेद को मानते हैं, उस वेद में भी गिनतियों का जिक्र है। अब चाहे उन्होंने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दशम, एकादशी, द्वादशी कुछ भी लिखा हो, लेकिन गिनती तो लिखी ना। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, जब गिनती की बात करते हैं तो वैदिक काल से हम गिनतियों का प्रयोग करते आ रहे हैं, जिसका साक्ष्य कहां मिला? वेद में मिला, जहां 1028 की काउंटिंग की गई, उसी को कहा गया अंकगणित। इसलिए बाकी सब ब्रांचेज जो है वो अंकगणित के बाद ही डेवलप हुई हैं। ओके, बहुत बढ़िया जवाब आपका, अपने लिए ताली बजाओ, आगे बढ़ो। एक और सवाल, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वो कौन सी हैं? सबसे ज्यादा प्रयोग होता है मनोवैज्ञानिक गतिविधियों में आता है, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक। द एक्टिविटीज इन विच ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट यूज्ड मैथमेटिक्स इज व्हाट? दैट इज साइकोलॉजिस्ट, दैट इज कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल। तो ये तो बड़े अच्छे अच्छे से लग रहे हैं सवाल, ऐसे आगे सीटेड में तो मैं तो बिल्कुल 2 सोमवार का व्रत फालतू रखूंगा कि भगवान ने पास करा दिया सुपर टेट। लेकिन ये सिर्फ बेसिक है। अभी आपको जब आगे आगे बढ़ोगे तो 1-2 सवाल मिलता है हल्का फुल्का, जिसको देख के आपकी आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि बाकी को देख के तो आत्मा रो देती है ना, बाकी सवाल को देख के तो आत्मा रो देती है। 2-3 सवाल ऐसे मिलते हैं जिनमें देख के आत्मा को खुशी मिलती है, तो रेशो बराबर हो जाता है। ओके, तो राइट ऑप्शन आर्थिक, क्योंकि इस समाज में छोटा बड़ा, नन्हा पतला, मोटा, गरीब अमीर, हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से, पैसे के रूप से क्या करता है? वो पैसे की चीजों को समझता है, पैसे की वैल्यू को समझता है ना? आप चाहे सब्जी वाले से बात करें तो सब्जी तोल के देगा, 100 ग्राम फालतू देगा तो पैसे लेगा ना, तो पैसा मामूल चलता है भैया। तो ये आर्थिक रूप से हर कोई व्यक्ति गणित को यूज करता है। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एहसान भाई, बार बार नाम बोलने से अगर कुछ आपकी कुछ उम्र कम हो जाए तो मैं 5-6 बार और फालतू बोल दूं, है ना? लेकिन एक बार बोला, 100 बार बोला, हम सब साथ ही हैं। ओके, हाँ बोलेंगे, सबके नाम बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? 1 प्रयोगशाला प्रदर्शन। ओके मौर्या, कैसी हैं पिंकी? व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि। भाई एक बार सबके नाम बोल दें, तो हाथ दोनों उठा करके ऊपर और बोलो, जोर से बोलो। नितिन, ऋतिक, दापू, नीति, प्रमोद, मौर्या, हेमा, बीबा, कल्याणी, पूजा, सबकी जय। अभी दूंगा दर्द। संजीव, अभी दर्द दूंगा, टेंशन मत लो, अभी दर्द मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गौरव, गायत्री, हाँ सीटेड की क्लास है और यूपी रेट भी चलेगा। बी, जय, बहुत बढ़िया। बी सब जानते हैं ना कि देखो ये कैसे चला, ये अधिकतर कहां यूज होता है? ये हमारा टिल्लू, ठीक है ना? टिल्लू बन गए मास्टर जी। बालक से बोले समझाते समय, कब? जब आप समझाते हैं, कोई डेमो देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमो जानते हैं ना कि चलो इसका डेमो दो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, डेमो दो, तो वो बच्चा करके दिखाता है। तो जब कोई टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करता है, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है, किसी मॉडल को एक्सप्लेन करता है, बच्चा करता है, तो क्या करता है? यहां पर डेमो के माध्यम से क्या करता है कि देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूं,
सुनो ध्यान से और समझो जो मैं बताता हूं। तो ये सब चीज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आती, जिसको हिंदी में प्रदर्शन विधि कहते हैं, जहां पर बच्चा देखता है, मॉडल को देखता है, समझता है, सुनता है, तब अपनी बातों की बात करता है। बहुत बढ़िया। वीरों की धरती राजस्थान का भी वर्णन कर दिया करो सर। अरे भूपेंद्र जी, धरती तो इतनी बड़ी है, मेरे तो परम श्रद्धेय व्यक्ति जो हैं वो राजस्थान से हैं। शायद आप जानते होंगे श्री श्री ब्रह्मगुप्त जी को, जानते हैं ना? भीनमाल जिले के हमारे हैं, राजस्थान के रहने वाले थे ब्रह्मगुप्त जी, जो बहुत बड़े गणितज्ञ के रूप में उभरे और जिन्होंने जीरो का सबसे पहले प्रयोग किया, जिन्होंने सबसे पहले बताया चक्र चतुर्भुज का फॉर्मूला कैसा निकलता है, जिन्होंने कुहक का ग्रंथ का रचना किया है ना। तो बहुत सारे लोग वहां से जुड़े हैं। मैं भी आपकी धरती से बहुत प्रेरित हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है क्या? अर्थ है स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, या फिर जोड़ने का ज्ञान नहीं है। इनमें से कौन सा ज्ञान नहीं है? ओके, राम की नगरी। अब सब भारतवर्ष ही हैं। अब ये आप क्षेत्रवाद करेंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, कोई कहां से बिलोंग करता है, एक सब भारतवर्ष के लोग हैं, भारतीय परंपरा को फॉलो करते हैं, सबकी धरती माता एक है, सभी को नमन है मेरा। अब इस बात को नहीं करेंगे, नहीं तो हो जाएगा बहुत तेरा मेरा। ओके चलो देखते हैं। तो सवाल का जवाब मिल रहा है मुझे ए, बहुत ही बढ़िया। बी भी मिला है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है। ना 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 ना, ओ ना ना ना, ये गलत जवाब है भाई, ये गलत जवाब है, बी नहीं होगा। ओके, अभी दर्द देता हूं, पीड़ा कष्ट दूंगा, रुक जाओ। अभी क्या हुआ? 5550 को उसने लिख दिया 550। भाई इतनी बड़ी कर दी इस बच्चे ने बकवास कि जीरो को खा गए भाई साहब, जीरो को खा गए ना। क्यों? क्योंकि जीरो अगर यहां लगता तो ये 1000 में पढ़ा जाता। भाई साहब को जीरो का वैल्यू ही नहीं पता, उन्होंने 550 लिख दिया। इसका मतलब क्या है? कक्षा में बालक को स्थानीय मान की अवधारणा नहीं, कंसेप्ट ही नहीं पता है उसको, प्लेस वैल्यू का। अगर कंसेप्ट पता होता तो सही से काम नहीं करता। बहुत अच्छे से जवाब दिया ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने, क्या है करेक्ट आंसर है। एक और सवाल, चलो जल्दी से बढ़ो आगे। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज व्हाट? दैट इज 100 सेंटीमीटर, 100/3 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 100/3 सेंटीमीटर और 100√3 सेंटीमीटर। गायत्री प्लीज माय ऑल डियर फ्रेंड्स, नाम लेकर क्यों कह रहे हैं, किसका नाम लेते हैं नहीं लेते हैं, इससे फोकस। हाँ बिल्कुल सही बात है एकदम। गायत्री बहुत ही बढ़िया वाली बात कही आपने। मैं कहां से हूं? मैं उत्तर प्रदेश, जिला हापुड़, पास में गाजियाबाद, उसके पास में दिल्ली। ओके, तो समझते हैं जवाब क्या मिलता है। और ऑप्शन बहुत ही तेजी से, बहुत ही खूबसूरत जवाब। आज बड़ा आनंद आ रहा है, आज आनंदित क्लास है, बहुत ही आनंदित क्लास, आनंद का माहौल, और आप परमानंद की प्राप्ति करेंगे अगर उत्तरों के जवाब सही सही से देंगे। ओके, पड़ोसी है नीति हमारी। चलो 20 सेंटी, अब देखो समबाहु, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम तो सुना ही होगा ना, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं एकदम बराबर होती हैं, बराबर, सारी भुजाएं बराबर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आपने कहा सर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ऐसे करते हो ना? हाँ जी, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। अब आपने क्या काम किया? अब आपने इस पर पुट किया वैल्यू, क्या भाई? √3/4 तो यहां पर था ही, मल्टीप्लाई में ए का वैल्यू कितना? 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 से काट दिया 5 बार, तो 20×5 100√3। एकदम सही जवाब आ गया आपका। जिन्होंने कहा डी, अरे गोरखपुर को क्यों नहीं जानते? गोरखपुर ऐसी बात कर दी, गोरखपुर में जो मठ बना हुआ है ट्रिपल एम, नितेश गोरखपुर में ही है ना, मदन मोहन मालवीय, इतना अच्छा कॉलेज है वो। हाँ यूपी टेट में आएगा, यूपी टेट में जितने भी टेट पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं, सीटेट लेवल के क्वेश्चन नहीं रखे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके समझ में आया सबको? ऐसा मेरा कोई साथी जिसको चीज समझ में ना आई हो प्लीज बता दे एक बार, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। योगी जी वहीं से तो हैं, उनका मठ वहीं पर है। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। दो वृत्तों की परिधियों में
3:1 का अनुपात है। तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा? If the circumference of the two circles as a ratio of 3:1, then the area of the circle will be in the ratio what? सुपर टेट में सारे सवाल आएंगे। अरे मौर्य जी, गोंडा में गर्मी नहीं, यहां पर भी गर्मी ही है, यहां पर भी कश्मीर नहीं बनाया भगवान जी ने, यहां पर भी गर्मी है, टेंशन मत लो। तो दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है, तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा? ओके, देखते हैं। तो समझ लेते हैं सवाल को पहले। हालांकि छोटा सा तरीका आप उसको समझ लीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो समझते हैं आगे। भाई अभी हाफ सेंचुरी ही बनी है बच्चों की, कल 100 सेंचुरी होनी चाहिए। एक सेंचुरी आज हाफ सेंचुरी है, कल सेंचुरी होनी चाहिए 5 बजे कल। ओके, देखते हैं। भाई दो वृत्त थे, एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, समझते रहना। परिधि कितनी होती है? 2πr, तो मैंने 2πr1 कर दिया इसको। इसकी परिधि क्या होगी? 2πr, तो ये दूसरा था, इसकी 2πr2 कर दी। परिधि में चारों तरफ का सर्कमफ्रेंस, ये वाली रेखा बाहर वाली। उसने कहा उसका अनुपात दे दिया, तो मैंने कहा ओके 2πr1 अपॉन 2πr2, इन दोनों का अनुपात में दोनों को भाग करना है। अनुपात का मतलब जानते हो ना, जब एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग कर देते हो ना तो वो अनुपात बन जाता है। तो आपने अनुपात 2π से 2π कट गया, r1 अपॉन r2 निकाला, वो था 3:1, 3/1। कैसे कर सकते हैं ना, तो भाई r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 3/1। उसने कहा वृत्तों के क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, एक बार निहार लेते हैं वृत्त के क्षेत्रफल को भी, उससे कोई लड़ाई थोड़ी है हमारी। वो क्या होता है? πr², तो πr1², πr2², कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इसको इससे भाग करने का हमने कर दिया, तो πr1² अपॉन πr2², पाई से पाई कट गया, r1 अपॉन r2 3/1, तो 3² अपॉन 1² इज इक्वल टू 9:1। यही तो सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। और आप सब लोगों ने जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया नितेश, 9:1 करेक्ट आंसर है। कोई भी दो राय नहीं आपके जवाब में, कोई भी समस्या नहीं आपके सवाल में। खूबसूरत सवाल आपका आया है, इसमें कोई भी, बहुत ही अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं। चलिए, बहुत ही खूबसूरत। ये लाइक वाइक भी करते रहो सेशन को, ऐसे कैसे काम चलेगा? ठंडे से पढ़ो भाई, ये लाइक वाइक भी मिलते रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलो। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? मेरा क्लास, ये क्लास अभी 23 मिनट और चलेगा, अभी 23 मिनट और चलेगा। एक्सप्लेन बैक, अपराजिता बैक वाले को एक्सप्लेन करना है, अभी बताते हैं, इसके बाद मुझे याद दिलवा दीजिएगा। ओके, देखते हैं सवाल क्या मिलता है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ इतना है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी? तो बहुत ही आसान सवाल, सी। क्या बात है। अच्छा ये बताओ, इतना दिमाग डेवलप अच्छा कर रहे हो आप, बहुत खुश होता हूं मैं जब ऐसे जवाब देते हो आप, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अब आप उस लेवल पर सब लोग आ चुके हैं जिस लेवल पर आपको होना चाहिए। इसमें सबसे पहले धापू, ऋतिक, जूली, मौर्या जी, पिंकी जी, अभी बस करिए, आधे घंटे में बस टाइम, ऐसे कैसे काम चलेगा? बोर हो गए? कोई बात नहीं है, तो मैं अभी किसी को बुला देता हूं, 2-4 आपको गाने साने, गीत, फिल्म, डायलॉग्स, डांस, ऐसा कुछ आयोजन किया जाए तो हो सकता है बोरियत दूर हो जाएगी। अगर हाँ तो बताइएगा, मैं कुछ बात करता हूं मैनेजमेंट से कि ऐसी व्यवस्था भी कराई जाए कि जब बालक बोर हो जाएं तो कुछ रोचक तथ्य भी सामने रखे जाएं। ओके, गणित की क्लास है, बोर ही होगी इसमें, और क्या करोगे? चलो देखते हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया 6:5:4। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करो। तो तरीका नंबर 1, आप सभी जानते हैं कि अगर मैं घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करता हूं, उसके टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होता है? वो होता है 2 × LB, BH और HL, यही होता है ना। इसको ऐसे बोलते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो 2 × LB + BH + HL। अब यहां पर क्या है? L क्या है? 6,
मैं इसको x मान लेता हूं क्योंकि अनुपात है, जिससे कि आपको इजी लगे सवाल। 5x और 4x। अभी चुटकी वाला भी बताऊंगा, घबराना नहीं कि मास्टर जी तो लंबा खींच रहे हैं, ये बेसिक है। उसके बाद चुटकी में कैसे करोगे वो भी बताऊंगा। तो आपने देखा 5 छंग 30, 2 इंटू 30x²। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, 2 इंटू L इंटू भी 5 छंग 30x²। BH मीन्स 5 चौके 20x² प्लस HL मीन्स 6 चौक 24x²। और ये हमने क्या निकाला? हमने निकाला संपूर्ण पृष्ठ, जो कितना दिया था, इज इक्वल टू 5328। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ओके ओके, चलो आगे देखते हैं। अब इसको आगे भेजें तो 30 और 20 50 20 70 74x² इज इक्वल टू 5328/2। इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8। तो x² इज इक्वल टू व्हाट? आपने कहा 2664/74। दैट इज 74। 7 तिया 21, 36 टाइम। तो x इज इक्वल टू √36, x इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू 6 आया। x विल बी 6। ओके, x विल बी 6। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब यहां तक समझ में आया। तो इसका पहले वाले का कितना? 6x। तो कितना करूं मैं? 6 गुणा x मीन्स 6। दूसरा वाला 5x, 5 गुणा 6। तीसरा वाला 4x, 4 गुणा 6। तो कितना हुआ? 36, 30 और 24। तो ये आंसर होना चाहिए था। तो 36, 30, 24। अब यहां पर आपको ऑप्शन नंबर 3 मिला। ये बेसिक मेथड है जिससे आप करते हैं। आशा, बहुत स्लो पढ़ाते हैं आप। आशा मैथमेटिक्स है बच्चे, अगर आप चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन देकर आगे बढ़ जाऊंगा, नया क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, लेकिन उसमें नुकसान आप ही का है। अगर आपको बेसिक फैक्ट नहीं पता लगेंगे तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो क्वेश्चन देके आगे बढ़ जाऊंगा कि इसका आंसर बताओ, आगे चलो। लेकिन इसमें उन बच्चों का लॉस हो जाता है ना, जिनको बिल्कुल जो नए सीखने आए हैं। तो सबको ध्यान में रखना पड़ता है। और आप जानते हैं समावेशी शिक्षा क्या होती है ना। अब इसको देखो कैसे करते हैं। अगर ये अनुपात होता 6, 5 और 4 का अनुपात दिया है, तो मतलब क्या होता? रेशो का बहुत सिंपल फंडा है। क्या फंडा है? कि अगर कोई चीज रेशो में है ना, तो वो हमेशा उस चीज का मल्टीपल होगी, हमेशा उस चीज का मल्टीपल होगी। अब देखो यहां पर 6 था ना, तो यानी जो भी लंबाई होगी उसका अगर अनुपात 6 है तो वो 6 से कटेगी। तो देखो 6 से कटने वाली संख्या कौन सी थी? सिर्फ ये वाली। चौड़ाई का अनुपात 5 है तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगी। तो 5 से देखो, अब ये वाई मिला तो 5 छंग 30, 4 ऊंचाई से 6 चौक 24, यानी ये वाला आंसर एकदम। तो विद इन सेकंड भी आंसर निकाल सकते हैं आप। ओके, तो विद इन सेकंड भी आंसर निकाल सकते, लेकिन आपको ये रट्टाफिकेशन है क्योंकि आपको रेशो की प्रॉपर्टी पता लगी। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए वो हो कैसे रहा है, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तो ये रटा हुआ ज्ञान बेकार है। इसलिए मैं बोलता हूं आगे बढ़े। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई क्या है? इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर द कोड ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। व्हाट इज द कोड लेंथ? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ये अच्छा फॉर्मूला है पिंकी, वेरी नाइस। तो देखते हैं। नहीं शुभम, अगर आपने D.Ed 19 के दोनों पेपर पास किए तो देयर इज नो नीड। अगर आपके मार्क्स कम है, आप उन मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपराजिता बैक वाला, अपराजिता ओके। अब तो स्लो वाला मोशन ज्यादा बोला हुआ इन्होंने, अभी क्लियर करके मुझे लास्ट में एक बार जरूर याद दिलवा देना अपराजिता। ओके, क्योंकि फिर से एक बार रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा या तो आपको, या फिर मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही बच्चे कह रहे हैं सर धीरे पढ़ा रहे हो। समझो, ये एक वृत्त था, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त है। त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सपोज ये सेंटर है, ये 10 सेंटीमीटर है।
उसने कहा एक जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये इसकी जीवा जिसको कोड बोलते हो आप, ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जब ये 10 है तो ये भी तो 10 हो गया, आगे करने की जरूरत भी नहीं है आपको, वैसे बता देता हूं मैं, ये 10 ये 6। अब याद रखना रूल क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करना। किसी भी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जीवा पर खींची गई रेखा उस पर लंब और उसको 2 भागों में बांटती है, इसको बोल सकते हैं लंब समद्विभाजित करती है। यानी एनी लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सर्कल ऑन ए कोड ऑलवेज बाइसेक्ट और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, ठीक है ना। अच्छा लेकिन सर बीएड, हाँ फिर नहीं होगा, फिर तो आपको दोबारा से करना होगा अगर बीएड आपने बाद में किया शुभम। तो क्या हुआ, दिस वन आपके सामने हुआ, यानी ये वाली लेंथ यहां तक देखें तो वो जो बात कर रहा है ना वो इस टोटल लेंथ की बात कर रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, जब इसको हमने तोड़ा तो जितनी हाइट लंबाई इसकी है ना उतनी ही है, दोनों बराबर है। तो यानी इसको निकाल लो, डबल कर दो, उत्तर मिल जाएगा। और आपने क्या देखा, ये तो कुछ ऐसा बन गया, माहौल अच्छा हो गया। क्या बन गया, ये बन गया 6, ये बन गया 10, यानी सम कोण त्रिभुज आपके सामने बना जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और वो क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ऐसे करते हो ना। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या आप कह सकते हैं 100 माइनस 36 बराबर x स्क्वायर, तो 64 बराबर x स्क्वायर और x बराबर 64 का वर्गमूल दैट इज 8। तो यहां पर 8 आया, तो अगर 8 ये है तो 8 ये है, तो पूरी कितनी होगी कोड, कितनी जीवा होगी, 8 + 8 बराबर 16। आप इसको ट्रिपलेट से भी कर सकते, तो इसके आपको करने की आवश्यकता नहीं होती, इतना पार्ट आप ना भी करते तो भी सवाल आपका इजीली हो जाता। वो कैसे, वो कैसे, आप देखो यहां पर ये 6 10 है, ये समकोण त्रिभुज बना यहां पर, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट। यानी अगर किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी हाइपोटेनियस 10 है, उसका एक वैल्यू 6 है, तो दूसरी भुजा क्या होती है, ये ट्रिपलेट में बदल जाती है, जिसको बोलते हैं आप 6 8 और 10 का ट्रिपलेट। आपको शायद याद आ जाए, तो अगर ये 6 है ये 10 है तो ये वाली ऑब्वियसली 8 होगी, और 8 का डबल 16। ओके, बात समझ में आ गई। ओके शुभम, हाँ शुभम, वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट, you can find my number at any place, you just google me, type my name Lalit Kumar Dhamani, you will get everything about me. okay, तो समझ में आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक, एनी इशू, हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, ट्रिपलेट सब जानते हैं ना, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई, स्टैट से क्वेश्चन है, स्टैट से भी आ जाएगा। ओके रुके, मैं रुक गया हूं। 10 सेंटीमीटर, ये तो पढ़ लिया ना आपने, क्लियर है सबका, एनी इशू। इसलिए मैंने एक तरफ क्वेश्चन रखे हैं, इस तरफ मैं इसलिए सॉल्व करता हूं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके आगे बढ़ते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नवत है, ये 10 लड़कियों का डेटा दिया गया है, माध्य ऊंचाई बताओ। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, चाहे रीट पढ़े, एमपी टेट पढ़े, सी टेट पढ़े, यूपी टेट पढ़े, सुपर टेट पढ़े, DSSS भी पढ़े, हर किसी में से स्टेट में क्वेश्चन निकलेगा। ओके, तो उनका माध्य बताओ। दैट इज द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वाज मेजर्ड इन सेंटीमीटर विच आर एज फॉलो। व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ गर्ल्स? आपने सीटेट D.Ed, अच्छा D.Ed किया हुआ है ना आपने, अगर आपने D.Ed किया हुआ है तो वो मान्य होगा। शुभम, अगर आपने पहले D.Ed कर लिया है उसके बाद आपने सीटेट दिया है, दोनों पेपर, तो वो हमेशा एलिजिबल होंगे, फिर चाहे B.Ed आपने कभी भी किया हो। ओके, अगर आपने सिर्फ B.Ed किया है और B.Ed करने के बाद आपने D.Ed नहीं किया है तो प्रॉब्लम है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। यहां पर ऑप्शन मिलने लगे हैं मुझे तेजी के साथ, बी ऑप्शन, तो देख लेते हैं भाई बी ऑप्शन मिला है। मतलब क्या है, मतलब क्या होता है, मीन का मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन। तो क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल डिजिट, यही होता है ना। हाँ जी, टोटल सम अपॉन टोटल डिजिट। तो टोटल सम कितना जोड़ लें, 8 3 11 और 5 16 8 24 9 33 9 42 और 6 48
49 और 2 51 का एक हासिल लगे 5, 3 8 और 5 13 और 4 17 और 4 21, 3 24, तो 26 और 5 31 और 3 34, 4 38 38 और 4 42, 42 का 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 1421 टोटल कर दिया। टोटल सम अमाउंट बहुत बढ़िया। अब टोटल डिजिट कितनी थी उसने पहली बताया, वो 10 लड़कियां हैं, 10 का डिवाइड कर दो। व्हाट इज इट? 142.1। दिस इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल था, सिर्फ जोड़ने घटाने का सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली मैनेज हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया जवाब, खूबसूरत जवाब आप लोगों का मिल रहा है मुझे, दैट्स वेरी नाइस। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। ओहो हो, बहुत ही खूबसूरत जवाब है, लिखे जो हैं। सवाल तो मैं बता रहा हूं, जवाब आप देंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? सवाल आपके सामने है। कोई धन, एनी मनी डबल्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 8 years, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिकम 4 times? बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत बढ़िया। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सवाल बढ़िया है, खूबसूरत है, सवाल आपने पढ़े हुए भी होंगे पहले, बस समझने का तरीका है कितना फास्ट आप अचीव कर सकते हैं। तो अभी यहां पर ये कोशिश मत करिएगा कि सर थोड़ा मंदा पढ़ाया है या सर कुछ कम क्वेश्चन हुए। सबसे जरूरी है आपको समझ में कितना आया है, सवाल की तह तक आप कितना पहुंचे हैं, वही आपको सफलता। स्पीड तो अपना आप बन जाएगी, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लें सब लोग, है ना। तो यहां पर मुझे मिला बी, 16 वर्ष कह रहा है, कोई 24 वर्ष कह रहा है, कोई 32 वर्ष कह रहा है, सबके अलग अलग जवाब हैं। चलो देख लेते हैं। एक्स वैक्स से नहीं करना, सवाल को सीधे समझना। मैंने माना मेरे पास 100% धन था, समझते रहे ना। उसने कहा कोई धन, मैंने 100% माना कि मेरे पास जितने भी रुपए थे वो 100% थे। ओके, ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो गया, ये डबल कितना हो गया? 200% हो गया। बात समझ में आ रही है भाई? 100% अमाउंट 200% दुगना हो गया ना, कितने सालों में? 8 सालों में। तो ब्याज कितना मिला? आपने कहा 200 में से 100 घटाओ, 100% ब्याज मिला। कोई प्रॉब्लम? 8 साल में 100% ब्याज मिलता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? बढ़िया। उसने कहा 4 गुना करना है उसको, तो उसको 400% बनाना है भाई, है ना भाई, 400 बनाना है ना। तो अगले 8 सालों में कितना मिला? क्योंकि साधारण ब्याज तो बराबर रहता है, फिर 100% मिल गया, तो वो 300% हो गया। अब फिर अगले 8 सालों में कितना मिला? फिर 100% ब्याज मिला, तो वो 400 हो गया। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 वर्षों में वो धन 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? कोई मुश्किल? तो कोई भी सवाल को करते समय आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम कहते हैं बेसिक से, वो बेसिक वाला तरीका हमारा निगमन मेथड होता है, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, वो निगमन विधि पर आधारित होता है। आप कोशिश करें सवालों को आगमन विधि से करने की। अगर आप इंडक्टिव मेथड को अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपके सवाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप बहुत आराम से उन सवालों को समझ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका भी होना चाहिए। ओके, चलो सर, अगर बीटीसी में बैक लगी है तो यूपी टेट क्लियर, हाँ वो माना जाएगा, वो मान्य होगा, वो मान्य, अगर आपकी बैक है तो वो मान्य होगा, डोंट वरी। आगे बढ़ें, एक और सवाल लिया जाए। सबको समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया, खूबसूरती से जवाब मिला आपका। समझ नहीं आया? एहसान को समझ नहीं आया? एहसान दोबारा समझो भाई, समझ लो भाई, इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान था, सिंपल। देखो, मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए थे, उसने कहा वो दुगने हो जाते, 200% बन जाते हैं। 100% 200% बन गया 8 सालों में। उसने कहा ये धन 4 गुना करना, मतलब ये 400% कितने टाइम में हो जाएगा, ये पूछा उसने, ये तो सवाल है। 100% 8 साल में तो 200 हो गया, तो उसे मुझे बताओ कि ये 100% 400% कितने समय में बनेगा, सवाल ये था। ओके, अब देखते हैं क्या है। तो 100% 200% बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 सालों में। तो आपको ब्याज कितना मिला? ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, 100% ही तो ब्याज मिलना ही नहीं। हर 8 साल में आपको 100 रुपए ब्याज मिलता है, 100% ब्याज मिलता है। तो अगले 8 सालों में आपको 100 रुपए ब्याज मिल जाएगा दोबारा से, तो कितना धन हो जाएगा? 300। अगले 8 सालों में फिर आपको 100 मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 400। ये तो पूछ रहा था कितने साल लगे। क्लियर है? हाँ, डीएड के बाद है ना आपका? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम, डीएड आपने किया है ना,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, D.Ed के बाद मान्य होंगे, डोंट वरी। आप 2021 का फिर भी दें शुभम, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको आप फिर से एग्जाम दें, क्योंकि अगर ये टेट जीवन भर के लिए मान्य होगा तो इसकी मेरिट बनेगी और इसके नंबर मेरिट में जुड़ेंगे, इसको सभी कसले कमर को, और अगर वो नंबर जुड़ते हैं तो आपको मेरिट में आने के लिए अपने नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? तो आप कोशिश करें आगे बढ़ने की। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं मैं, ये रहा, चलो बताओ। ए तथा बी की आयु 6:5 है अनुपात में, तथा उनकी आयु का योग 44 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखते हैं क्या मिलता है जवाब। हाँ, एक्स लेकर भी कर सकते हैं आकांक्षा, एक्स ले, लेकिन एक्स लेकर तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक्स लेकर तो आपको, और देखो एक्स लेकर कैसे करते बताता हूं। मैंने माना धन x रुपए, 8 वर्ष में वो कितना हो गया, 2x हो गया, तो 8 साल का ब्याज कितना बना? आपने कहा सर 2x बन गया, x मूलधन था तो x रुपए ब्याज मिला। तो अब क्या करेंगे, SI = PRT × 100, ऐसे करोगे ना। ब्याज कितना x, मूलधन कितना x, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है ना, R नहीं पता है, T पता है कितना है 8 साल, अपॉन 100, यही तो करोगे। x से x कट गया तो R बराबर कितना हुआ, 100/8, 12.5। अब आपकी दर निकली 12.5। अब इसको आगे बढ़ाओगे जो कि बहुत बड़ा टास्क होगा, तो इससे बड़े तो हम इतने तो हम मुश्किल मुजबा नहीं कर देंगे। बेसिक तरीका तो ये है। अब आप निकालोगे 400%, 3x कब बनेगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कष्टदायी होगा, इसलिए मैंने इसको नहीं कराया है। और मैं हमेशा सवाल ऐसे ही कराता हूं कि जहां पर आपको ये x वैक्स मानने से बचाया जा सके। अब मैंने देखा भी होगा आपने अभी तक एक भी x नहीं माना गया होगा। चलो, ए तथा बी की आयु 6 और 5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ से। तो देखो, ऐसे सवालों में जहां पर आपको मिल जाए ना ए बी की आयु ये है और बी ए की आयु ये है, तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, जो उसने बोला है ना बस वही अनुपात पे लगाओ। उसने बोला आयु का योग कितना है 44, लेकिन आपके पास आयु अनुपात में थे, इन दोनों को जोड़ दो तो मतलब कितना होगा 6 और 5 11। तो 11 रेशो का वैल्यू 44 के बराबर है। एक रेशो का वैल्यू कितना हो जाएगा 44/11 दैट इज 4। तो एक अनुपात 4 के बराबर है। तो उनकी आयु कितनी हो गई, पहले वाले की होगी 6 × 4, दूसरे वाले की होगी 5 × 4, तो 24 वर्ष और 20 वर्ष। ये उनकी वर्तमान आयु आई, ये उनकी प्रेजेंट एज आई। उसने कहा कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, तो 8 साल बाद 8 जोड़ दो इसमें, तो 8 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी 32 वर्ष, और दूसरे वाले की कितनी होगी बी की 28 वर्ष। अब इसमें डिवाइड कर दो 4 से, 4 × 8 32, 4 × 7 28, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, किसी को हो तो मुझे बता दिया करो। अभी समझ में आ रहा है ना? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, तो प्लीज लेट मी नो। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया जवाब, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया। और मेरी सारी क्लासेस को लाइव लेने के लिए मैंने बताया ना, डेली 5 बजे आप जुड़ा करें, जिससे कि आपको ये सभी क्लासेस हमारी लगातार मिल जाया करें। ओके, बहुत ही खूबसूरत जवाब आप लोगों ने